हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं आशा उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में 2023 में हुई सिपाही परीक्षा का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। ये परीक्षा 8415 पद के लिए हुआ था। आप लोग इसे मेरे उत्तर देने से पहले उत्तर दीजिएगा तथा वीडियो के अंत में चेक कीजिएगा कि कितना सही कर पाते हैं आप लोग। दोस्तों, ऐसा ही प्रश्न पूछे जाएंगे 19,838 पद की जो परीक्षा होने वाली है सिपाही का, और ये परीक्षा कुछ ही महीनों में होने वाली है। दोस्तों, टेस्ट लगाना अपने आप को जांचने का एक अच्छा तरीका होता है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्ले लिस्ट में जाकर 2024 में हुई सिपाही परीक्षा का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सेट जरूर लगाइएगा। प्रश्न नंबर 1 है, मैराथन दौड़ की अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो यह आपका 26 मील 384 गज। वही एक होता है हाफ मैराथन। तो इसका हाफ हो जाएगा आपका 13 मील हो जाएगा, और इसका आधा हो जाएगा आपका, तो आप जो याद रखिएगा, एक होता है अल्ट्रा मैराथन। अल्ट्रा मैराथन होता है, उसमें 31 माइल होता है, और इसमें पैदल चलता है लोग, तो 31 माइल वाला याद रखिएगा, इसे अल्ट्रा मैराथन कहा जाता है। मैराथन दौड़ सर्वप्रथम 776 ईस्वी पर में जो एथेंस में ओलंपिक हुआ था उसमें वो था, और यह मैराथन नामक ग्रीक दूत जो फिलिप्स की कथा से लिया गया हुआ है। तो आप लोग याद रखिएगा, आधुनिक ओलंपिक 1896 में पियरे डी कुबर्टिन के योगदान से 1896 में आधुनिक ओलंपिक हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इरिट्रिया जो दोनों प्रश्न है। इरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 142वां सदस्य बना, किस महादेश में स्थित है? तो ये प्रश्न तो आसानी है, ये अफ्रीका महादेश में। इससे जुड़े मैं कुछ और फैक्ट आपको बताता हूँ। ये लाल सागर के पूर्वी तट पर स्थित है, और इसकी राजधानी है अस्मारा। और इसका मुद्रा है आपका नक्शा इसका मुद्रा है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राजधानी अस्मारा है और मुद्रा है नक्शा। और यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आता है। एक हो गया आपका इरिट्रिया है, दूसरा हो गया इथियोपिया, तीसरा हो गया जिबूती, और पांचवा हो गया आपका चौथा हो गया सोमालिया। तो याद रखिएगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश है, और यूएन की स्थापना हुआ था आपका 24 अक्टूबर 1945 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार मिला अपितु भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था? तो ये आपका उत्तर है जाएगा सी, डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज किया था, और इसी के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को भारत में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को भारत में। और 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था रमन प्रभाव खोजने के लिए। 1954 में इन्हें मिला था भारत रत्न, और सर्वप्रथम भारत रत्न मिला था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। उसके बाद से जेसी बोस को मिला था, और जेसी बोस ने क्रेस्कोग्राफ की खोज किया जो पौधा की वृद्धि के मापता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और भारत रत्न की शुरुआत हुआ था 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न में देखेंगे 4 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो ये प्रश्न हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा ए, एशिया को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। यह महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या यही निवास करता है। ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है प्यासी भूमि महादेश, प्यासी भूमि कहा जाता है। और तीसरी दुनिया कहा जाता है यूएसए, यानी अमेरिका को कहा जाता है तीसरी दुनिया। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? तो इसमें से कपड़ा का भारत सबसे बड़ा निर्यातक है, और कपड़ा सबसे अधिक निर्यात भारत किसे करता है? तो ये करता है यूएसए को। कपड़ा सबसे अधिक भारत निर्यात करता है यूएसए को, आप लोग याद रखिएगा। और भारत निर्यात के मामला में सबसे अधिक करता है पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम का निर्यात करता है। उसके बाद से आभूषण का निर्यात करता है, और इंजीनियरिंग वस्तु का निर्यात करता है भारत। तो भारत के मुख्य 10 निर्यातक में से 4-5 तो यही है, आप लोग याद रखिएगा। 6 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस द्वीप का
प्राचीन नाम सैंडविच है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका का एक 50वां स्टेट है, याद रखिएगा। हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका का 50वां स्टेट है। और यह कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। इससे संबंधित फैक्ट मैं और कुछ बताता हूँ आपको। इसकी राजधानी होनोलुलु। और कुछ और मैं आपका प्राचीन नाम बताता हूँ जो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा एग्जाम के लिए। इथियोपिया कहा जाता है अबिसिनिया। अबिसिनिया को पहले पूर्व नाम पहले बताऊंगा और उसके बाद से नया नाम बताऊंगा। अबिसिनिया पूर्व में कहा जाता है इथियोपिया को। मेसोपोटामिया पूर्व में कहा जाता था इराक को। फारस कहा जाता पूर्व में इराक को। उत्तरी रोडेशिया कहा जाता था जाम्बिया को। दक्षिणी रोडेशिया जिम्बाब्वे को। गॉल कहा जाता था फ्रांस को। और बर्मा म्यांमार को। सिलोन कहा जाता श्रीलंका को। और कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता इस्तांबुल को। तो ये सब याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये सब फैक्ट है दोस्तों, आप लोग याद रखिए। 7 नंबर प्रश्न है, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा यानी तीनों रेखा गुजरती है? तो ये सौभाग्यशाली महाद्वीप है अफ्रीका, जिससे तीनों रेखा गुजरता है। और आपको मैं बता दूं, कर्क रेखा पर स्थित अफ्रीका के कुछ देशों का नाम मैं आपको बताता हूँ। यह है पश्चिमी सहारा, उसके बाद से नाइजर है, मिस्र। दोस्तों मैं लिखूंगा तो समय लग जाएगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ। नाइजर है, मिस्र है, लीबिया है, अल्जीरिया है। ये सब आपका है कर्क रेखा पर स्थित। भूमध्य रेखा पर स्थित कुछ देश का नाम मैं बताता हूँ जो मुझे याद है। ये आपका है गैबोन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया। तो दोस्तों ये सब याद रखिएगा, ये सब भूमध्य रेखा पर स्थित देश है। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न। पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में प्रश्न चिन्ह के स्थानपत्र विकल्पों में से चुनिए। तो पहला प्रश्न ये है और इसका उत्तर इसमें से देना है। तो इसको हल करने से प्राप्त होता है जैसे 2, यहाँ पर आपका है 4 + 2 + 3 + 4, तो हो जाएगा 13। उसी तरह से आपका है 2 + 6 + 2 + 5, तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा 15। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 15। यहाँ देख लीजिएगा, ये प्रश्न उत्तर है 15। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, 6 नहीं है, प्रश्न नंबर 9 होगा, लेकिन ये कुछ निर्देश है जो पढ़ना है। 6 दोस्त है ABCDEF, एक वृत्तकार क्षेत्र के चारों ओर केंद्र अभिमुख करके बैठा हुआ। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठा हो, प्रत्येक के बीच एक का अंतर बराबर है। तो आप लोग देखिए, पहला में है AD के विपरीत में बैठा। दोस्तों मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, आप लोग हल कीजिएगा अच्छा से। AD के विपरीत में बैठा हुआ है, जो ना तो E का और ना ही F का पड़ोसी है, याद रखिएगा। दूसरा है E और C पड़ोसी है। तीसरा में है E B के बगल में नहीं बैठा है। चौथा में है E B के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो प्रश्न 9 है कि E के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? तो 9 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका D, ये आपका D है, याद रखिएगा। आप लोग इसे हल करके बनाइएगा, मैं ऐसे ही बना दिया हूँ क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा और सेट बहुत लंबा चला जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंकों का आपस में बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा, यानी ये संतुष्ट हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा D, 2 और 6 को आपस में बदलने से ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। आप लोग बनाइएगा अपना से। मैं पढ़ रहा हूँ अगला प्रश्न 11 नंबर। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो उगते सूरज का देश कहा जाता है आपको जापान का। मध्य रात्रि सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? तो आपका है नॉर्वे। हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो आपका है फिनलैंड। और ब्रज भूमि किसे कहा जाता है? नहीं, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, तो आपका भूटान है। तो इस तरह से मैं आपको मैच कराता हूँ। तो इस प्रश्न का तो है आपका D, और D में है आपका है D में A में 3, B में 4, C में 2 और D में 5। तो आप लोग 4, 2 और 5, ये है आपका सही सीक्वेंस। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत को राज्यों का संघ, यहाँ है राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। और ये भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4 के मध्य ये सब व्यवस्था है। तो आप लोग याद रखिएगा। अब मैं अब कुछ और इसके बारे में फैक्ट बताता हूँ। अनुच्छेद नंबर 1 में है कि भारत राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। 2 में है राज्यों की स्थापना है, 2 में राज्यों की स्थापना है। और 3 में है अलग राज्यों के निर्माण और भौगोलिक सीमा में परिवर्तन। तो यह अनुच्छेद 3 में है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है 13 नंबर, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा 15 जून 2005 को लागू हुआ था। आप लोग दोस्तों याद रखिएगा 15 जून 2005 को ये पारित हुआ था संसद में, और इसे राष्ट्रपति को मंजूरी मिला था आपको 12 अक्टूबर 2005 को, और उस समय से पूरी तरह से एकदम लागू हो गया आम पब्लिक के लिए। 14 नंबर प्रश्न है, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर आगे क्या होता है? तो इसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये उत्तर हो गया आपका। और 18वीं लोकसभा जो वर्तमान में भी चल रहा है, जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, सभा में प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो आप था महताब भर्तृहरि थे, और ये बीजेपी का एक वरिष्ठ सांसद है, याद रखिएगा महताब भर्तृहरि, ये 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिया था एम.एन. राय ने। एम.एन. राय ने 1934 ईस्वी में अपना विचार दिया था कि भारतीय संविधान सभा एक होना चाहिए। एम.एन. राय 1920 में सीपीआई की स्थापना किया था। एम.एन. राय ने सीपीआई की स्थापना किया था, और इन्होंने स्वराज विधेयक, एक होता है स्वराज विधेयक कौन लाया था? तो आपको लाया था तिलक लाया था, और यहाँ बी आर अम्बेडकर है, तो इन्हें संविधान के निर्माता कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? तो 16 नंबर प्रश्न आपका उत्तर जाएगा ये आपका है भाग 4 का ए है। और मूल कर्तव्य आपका दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा अनुशंसित किया गया था, और इन्होंने मात्र 8 मूल कर्तव्यों को लागू करने का अनुशंसा किया था, लेकिन लागू हुआ था कितना? तो 10 लागू हुआ था 10 दोस्तों। और कब लगा था ये? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। यह आप लोग याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य को जुड़ा गया था। और 11वां मूल कर्तव्य आपका शिक्षा का अधिकार कब जुड़ा गया था? तो 2002 में, याद रखिएगा। शिक्षा का अधिकार मूल कर्तव्य में 2002 जोड़ा गया था। वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं? तो 11 है, आप लोग याद रखिएगा। और भाग 5 की बात करें, भाग 5 दिया हुआ है, तो इसमें संघ की व्यवस्था किया गया है। भाग 5 में है संघ। भाग कितना है? तो इसमें मूल आपका आ गया मौलिक कर्तव्य आ गया। भाग 2 में आपका है नागरिकता है भाग 2 में। और भाग कितना है? तो भाग 6 है। तो इसमें भी संघ राज्य से संबंधित विधेयक के बारे में जानकारी मिलता है। आगे हम लोग भाग 4 में है, भाग आपका 4 में है, भाग 4 में है डीपीएसपी है, डायरेक्टरी स्टेट प्रिंसिपल पॉलिसी। तो डीपीएसपी है भाग 4 में। और भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार भाग 3 में है मौलिक अधिकार याद रखिएगा, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधिक्षण का शक्ति देता है? उच्चतम नहीं, सॉरी, उच्च न्यायालय है, उच्चतम नहीं है दोस्तों, ये उच्च न्यायालय है, यानी हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट। तो इसमें आपका हाई कोर्ट को आपका इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, ये है आपका सॉरी बी है 227। 17 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका बी 27 नंबर है। और हाई कोर्ट की व्यवस्था किया गया है अनुच्छेद 214 से 232 के बीच है हाई कोर्ट की व्यवस्था। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था कितना है? तो 114 से 124 से लेकर के 147 के मध्य सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की गई है, आप लोग याद रखिएगा। और हाई कोर्ट की स्थापना सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1861 एक्ट के तहत सर्वप्रथम 3 हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था, मद्रास, मुंबई और कोलकाता, याद रखिएगा, मद्रास, मुंबई और कोलकाता। 1866 ईस्वी में इलाहाबाद की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न में देखेंगे 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। और मैं आपको बता दूं, संसद सरला एक फार्मूला है, इसमें स से हो गया संसद, वहीं र से हो गया राज्यसभा,
राज्यसभा, अल्लाह से हो गया लोकसभा। संसद हो गया आपका 79 अनुच्छेद में, राज्यसभा हो गया आपका 80 अनुच्छेद में, और लोकसभा हो गया 81 अनुच्छेद में। तो आप लोग याद रखिएगा इतना किस में है। अधिकतम सीट हो सकता है 250 राज्यसभा में, इसमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कला, संस्कृति, विज्ञान विशेष क्षेत्र से। राज्यसभा का भी गठन नहीं होता, एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा प्रथम बार शुरू हुआ था 3/4/1952 को राज्यसभा प्रथम बार कार्य अपना शुरू किया था, और अधिकतम सदस्य हो सकता है 250, आप लोगों ने अभी देखा है। 19 नंबर प्रश्न है, भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? तो आपका है सर्वोच्च न्यायालय के पास, सुप्रीम कोर्ट। अभी हम लोगों ने देखा सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था किया गया अनुच्छेद 114 से लेकर के 147 के मध्य है अनुच्छेद। इसके मध्य हाई कोर्ट की व्यवस्था है 214 से लेकर के 232 के मध्य। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, और यहाँ एक दिया हुआ पंचायत, तो पंचायत है आपका डीपीएसपी में दिया हुआ है अनुच्छेद 40 के तहत। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न का उत्तर है आपका ये लिखा हुआ है स्थानीय सरकार का अवगुण क्या है? स्थानीय सरकार मतलब पंचायती राज व्यवस्था का अवगुण क्या है? तो यह ग्राम सभा के चुनाव नियमित नहीं होना, और भी बहुत सारा अवगुण है, जैसे फंड नहीं मिलना, उसके बाद से भाई भतीजवाद, महिलाओं का सही से विकास नहीं होना, जाति दुनिया जहानी सब तो इसमें होता ही रहता है। अगला प्रश्न, समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को कहा जाता है? तो कहता है मांगजन्य मुद्रास्फीति। मांगजन्य मुद्रा यानी डिमांड, याद रखिएगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन अंग्रेजी में कहा जाता है, हिंदी में मांगजन्य मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी, ये है पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। याद रखिएगा, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर, व्यापार घाटा उस स्थिति को वर्णन करता है जहां पर सेवाओं का निर्यात उनके आयात से अधिक होता है। सी उत्तर हो गया इसका, नहीं सॉरी बी है इसका उत्तर। 23 नंबर प्रश्न का है आपका बी, वस्तुओं के निर्यात उसके आयात से कम होता है। तो यहाँ पर होता है व्यापार घाटा होता है। मैं आपको समझा दूँ व्यापार घाटा क्या होता है। मान लीजिए आपने निर्यात किया, निर्यात मतलब बेचना, आपने 500 रुपये का निर्यात किया, बेचाई किया, और आयात यानी खरीदना, और आपने 1000 रुपये की खरीदारी की, तो घाटा कितना हुआ? 1000 घटाओ -500, आपका घाटा हो गया 500 का। तो यही हुआ आपका व्यापार घाटा, और ये देश के स्तर पर भी होता है। तो देश के स्तर पर होता है आपका बजट बैलेंस में जो घाटा होता है, इसे ही घाटा बजट कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न होता है, आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता। बैंकों के लिए आधार वर्ष कौन निर्धारित करता है? तो यह तय करता है आरबीआई के द्वारा निर्धारित तय किया जाता है। याद नंबर 24 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका डी, याद रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न है, भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक सर्वोच्च हिस्सा रखती है? तो इस प्रश्न की वाणिज्यिक बैंक है, और ये 60% कृषि के लिए लोन देना इन्हीं बैंकों का काम है। 60% तक कृषि के लिए लोन देना इन्हीं बैंकों का काम है। और दूसरे स्थान पर है आपका सहकारी बैंक, दूसरे स्थान पर कृषि के लिए लोन देना सहकारी बैंक का काम है, और प्रथम स्थान पर आपका ये आपका वाणिज्यिक बैंकों का। 26 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सिंह। प्रथम चुनाव आयुक्त आपका सुकुमार सिंह थे, और 1951-52 में प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था, और उस समय प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सिंह। 1993 में चुनाव आयुक्त को बहुसदस्यीय संस्था बना दिया था, और प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त BS रामा देवी हुई थी, याद रखिएगा, BS रामा देवी। और चुनाव आयुक्त को संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के मध्य रखा गया है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर, जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है?
तो उसे कहा जाता है आपका आधार दर। आधार दर और कौन तय करता है? तो ये भी आरबीआई तय करती है, आधार दर क्या होगा। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर प्रश्न है, भारत में नाबार्ड बैंक किसकी पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका सी है और ये है निर्यात आयात बैंक एग्जिम। एग्जिम बैंक इसकी स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में, और आपका नाबार्ड का स्थापना भी हुआ था 1982 ईस्वी में, और ये हुआ था शिवरामन कमेटी के आधार पर, शिवरामन समिति के आधार पर अनुशंसा पर हुआ था नाबार्ड की स्थापना, याद रखिएगा आप लोग। और एग्जिम बैंक की स्थापना हुआ था आपका 1982 ईस्वी में। वहीं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ था, इसमें दिया हुआ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। और राज्य भूमि विकास बैंक की स्थापना हुआ था 1957 ईस्वी में। हालांकि इसके कई बार हुए हैं, लेकिन प्रथम बार से राष्ट्रीय स्तर पर ये 1957 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। और अनुसूची बैंक तो कई सारे हैं और अलग अलग इनकी स्थापना है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इस तरह के प्रश्न को फैक्ट इस तरह बेहतरीन याद करना होता है। 29 नंबर प्रश्न है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? प्रतिकूल, तो इस प्रश्न का उत्तर है डी, जब आयात निर्यात से अधिक होता है तो प्रतिकूल होता है। जैसे अभी आपको समझाया था कि 1000 का आप लोग खरीदे हैं और बेचे कितना का है? 500 का, तो आपका 500 रुपया प्रतिकूल भुगतान संतुलन में आ जाएगा। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न करेगा ये 500 रुपया। जैसे भारत एवं चीन का व्यापार होता है, मध्य व्यापार होता है 150 बिलियन डॉलर का, जिसमें से लगभग भारत खरीदता है 15 से 20 बिलियन डॉलर के आसपास खरीदता है, और बेचता है और खरीदता है लगभग 120 या 125 बिलियन के सामान खरीदता है। तो भारत एवं चीन के बीच भारत के व्यापार घटा होता है लगभग 80 से 90 बिलियन डॉलर का व्यापार घटा होता है। भारत एवं चीन के व्यापार के बीच में भारत को घाटा होता है। वहीं अमेरिका के बीच और भारत के बीच जो व्यापार होता है, तो भारत का व्यापार प्रतिकूल नहीं अनुकूल होता है। भारत का व्यापार प्रतिकूल नहीं अनुकूल होता है, क्योंकि लगभग 20 अमेरिकी डॉलर 20 बिलियन डॉलर के बराबर भारत ज़्यादा सामान बेचता है अमेरिका को और ख़रीदता कम है। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न के उत्तर आपका डी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर, सेना का एक जनरल 36,562 सैनिकों को एक संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है। व्यवस्था के बाद कुछ सिपाही बच जाते हैं, तो कितने सिपाही बच गए? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका सी, याद रखिएगा। आप लोग इसे अच्छा से बनाइएगा, उत्तर आ जाएगा। तो 31 नंबर प्रश्न है, a - b a - 2b a - 3b ... का 10वां पद 20 है और 20वां पद 10 है, तो श्रृंखला का 1वां पद कौन सा होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका डी, याद रखिएगा, डी 30 - x हो जाएगा। यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो ये आपको ये पढ़िएगा 6x² है, याद रखिएगा 6x² है। 6x² - x - 2 = 0 द्विघात समीकरण, इसका मूल क्या होगा? तो 32 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका सी, ये आपका है 2/3 -1/2, याद रखिएगा। 33 नंबर प्रश्न है, एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। जब नदी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है, तो उसे एक निश्चित बिंदु तक जाने में 1 एवं लौटकर प्रारंभ बिंदु तक आने में 75 मिनट का समय लगता है। तो यह जगह कितनी दूरी पर है? तो दूरी बराबर मान लेते हैं, दूरी मैं सिर्फ हिंट बताऊंगा दोस्तों, आप लोग हल खुद कीजिएगा। दूरी बराबर होता है डी, तो इसको अब हम लोग फार्मूला पर सेट कर देते हैं, तो हो जाएगा डी बराबर हो जाएगा 5 - 5 + 1 प्लस फिर से डी बराबर 5 - 1, और इसे बराबर में कर देंगे तो 75 मिनट है बटा 60 मिनट से कर देंगे। दोस्तों इस इक्वेशन का आप हल कीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न, एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 7 किमी की चाल क्रमिक दूरी तय करती है। इस दूरी के दौरान इसकी औसत गति क्या होगी? तो दोस्तों एक इसका आप लोग, मैं फिर भी हिंट्स बताता हूँ। इसका आप एलसीएम निकालिएगा और हो जाएगा 60, ठीक है। एलसीएम 60 निकलेगा, क्योंकि 4 है 60 बार है, तो एलसीएम इसका 60 हो जाएगा। अब इसे आप लोग, क्योंकि 4 है तो इसे आप लोग फार्मूला पर सेट कीजिएगा, यानी इक्वेशन बनाइएगा। तो 4 × 60 कर दीजिएगा और बाटा में डाल दीजिएगा आप लोग 60/10, यहाँ 10 है, फिर से प्लस कर दीजिएगा 60/20 है, 20 डाल दीजिएगा। 60/30 है तो 30 डाल दीजिएगा। 60/60 है तो यहाँ ये कर दीजिएगा, और इसे आप लोग हल कीजिएगा, इस इक्वेशन को हल कीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर प्रश्न।
और इस प्रश्न का उत्तर तो बता दूं, इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा औसत है इसका। अगला प्रश्न है 35 नंबर। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का 60 डिग्री कोण में बनने वाले सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 35 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका बी, और बी में क्या है 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, याद रखिएगा ये है उत्तर। आपका 36 नंबर प्रश्न है, यदि ए का 80% बराबर बी का 50% और बी बराबर ए का x% है तो x का मान क्या होगा? तो 36 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, और सी में क्या है तो 80 वर्ष, याद रखिएगा। सॉरी, यहाँ 160 है, सी में 160 है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पिता का उम्र पुत्र की उम्र के 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 5 गुना था, तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है? तो यहाँ हम लोग मैं आपको एक इक्वेशन दे देता हूँ, आप लोग हल कीजिएगा। पुत्र बराबर हो जाएगा आपका x, पिता बराबर हो जाएगा आपका 4x। अब इसे इक्वेशन पर सेट कीजिएगा तो हो जाएगा 4x माइनस 5 बराबर 5 इंटू x माइनस 5 माइनस है, ऐसे हल कीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, याद रखिएगा, ये फॉर्मूला होता है। इस पर आप 4 को डाल दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कितना है 39 नंबर प्रश्न, तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ये 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक मोबाइल फ़ोन चार्ज होता है तो उसमें क्या होता है? तो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में एक मोबाइल के चार्जर में होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न क्या कहती है? तो आपका कहती है कि एक तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव बन जाता है, ठीक है, वह गलनांक कहलाता है किसी ठोस वस्तु का गलनांक जिसका संकेतक होता है आकर्षण के अंतर आणविक बलों के ताकत का। तो जानते हैं इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए। और मैं आपको बता दूं, बर्फ़ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन, याद रखिएगा 273 केल्विन। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न है, एक विद्युत हीटर 2 सेकेंड में 200 जूल कार्य करता है। यदि उसका सर्किट में 2 एम्पियर की विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो दोस्तों मैं आप लोग का शायद ही बहुत विद्यार्थियों को कम पता होगा, इसका फार्मूला होता है R बराबर रेजिस्टेंस बराबर हीट बटा होता है करंट I² गुने T, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब इस पर हीट डाल दीजिएगा तो 200 I का मान है आपका 2, तो इसका 4 हो जाएगा, और T है 2 तो 8 हो जाएगा, तो इसे भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 25। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी, 25 है, ये 2 गलत है, 25 है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न। एक घर में बिजली का उपकरण जुड़ा होता है, समानांतर क्रम में, याद रखिएगा समानांतर क्रम में। और वहीं सजावटी सामान जैसे लाइट हो गया, शादी ब्याह में जो भी लाइट लगता है वो होता है आपका श्रेणी क्रम में, याद रखिएगा। घर में होता है समानांतर में, और सजावटी लाइट जो भी है, भुकभुकिया जो भी चुकचुकिया सब है, आपका होता है श्रेणी क्रम में। 44 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तकार पथ पर गति करता है। यदि यह वृत्तकार पथ में 2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका 0 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 45 नंबर। एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरता है, धरती से टकराने में लगने वाला समय कितना हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी, 1.8 सेकेंड, याद रखिएगा 1.8 सेकेंड। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो हो जाएगा भारतीय समाज सेवक की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और कब किया गया था? तो ये किया था 1905 ईस्वी में। और कहाँ किया गया था इनके द्वारा? तो ये किया गया था पूना में, याद रखिएगा, पूना में किया गया था। वहीं अगला आगे हम लोग देखते हैं, आगे कौन सा है? तो यह है आपका जमींदारी समाज की स्थापना कब किया गया था? जमींदारी समाज की स्थापना कब किया गया था? जो यहाँ है, तो इसका स्थापना किया गया था 1838 ईस्वी में जमींदारी समाज की स्थापना किया गया था। बॉम्बे प्रेसिडेंशियल की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। और कौन किया था? तो फिरोजा मेहता, याद रखिएगा, फिरोजा मेहता। बॉम्बे प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन की स्थापना किया था फिरोजा मेहता 1885 ईस्वी में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में। कौन किया था? तो केटी तैलंग और कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी, याद रखिएगा,
ये सब बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, ये जल्दी बताता नहीं लोग है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत सारे फैक्ट मैं और बताने वाला हूँ आगे। 47 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने किया था? तो ये आपका है अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने किया था? तो ये आपका है BR अम्बेडकर ने किया था, याद रखिएगा। और कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में, याद रखिएगा 1930 ईस्वी में। नारायण गुरु ने नारायण धर्म की स्थापना कब किया था? 1903 ईस्वी में, याद रखिएगा। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब किया था? सत्यशोधक तो ये हो गया 1873 ईस्वी में, याद रखिएगा 1873 ईस्वी में। और ये बहुत अभी बर्निंग टॉपिक है, क्योंकि ज्योतिबा नाम, इनके नाम से एक फिल्म बना हुआ है फुले, जो भी काफ़ी चर्चा में है अपने अच्छे काम से, और अच्छा मूवी बना हुआ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न में देखेंगे 48 नंबर, सत्य में जयते युक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये आपको ली गई है मुंडक उपनिषद से, और इसे भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब मान्यता मिला था? तो ये मिला था आपका 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी 1950 को इनको भारतीय चिन्ह के रूप में मान्यता मिला था, आप लोग याद रखिएगा। आगे है, और ये इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? तो 1918 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में कौन किया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। 1818 के कांग्रेस अधिवेशन में इस सत्य में जयते शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम मदन मोहन मालवीय जी ने, याद रखिएगा। और 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था भारत सरकार द्वारा। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया था जय हिंद, याद रखिएगा जय हिंद। जय जवान जय किसान किसने दिया था? तो दिया था आपका लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था जय जवान जय किसान का नारा। जय जवान जय विज्ञान किसने कहा था? तो ये क्या था आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और जय विज्ञान जय अनुसंधान ये नारा दिया था आपका कौन? तो दिए कौन से है? तो पीएम मोदी जी ने दिया है। जय विज्ञान जय अनुसंधान का, जय जवान जय अनुसंधान, जय जवान जय अनुसंधान का नारा पीएम मोदी ने दिया है, याद रखिएगा। और इनकलाब का नारा कौन दिया था? भगत सिंह जी ने दिया था इनकलाब का नारा। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल का शुरुआत कब हुआ था? तो आपका 776 ईसा पूर्व में हुआ था। और आधुनिक ओलंपिक हुआ था आपका 1896 ईस्वी में पियरे डी कुबर्टिन के सहयोग अनुशंसा से या इनके प्रयास से, याद रखिएगा। और वर्तमान में 33वां ग्रीष्म ओलंपिक का हुआ था? तो पेरिस। और कब हुआ था? 2024 में। 34वां कब होगा? 2028 में होगा। 2028 में होगा, कहाँ होगा? तो ये होगा लॉस एंजल्स में, याद रखिएगा लॉस एंजल्स में 34वां होगा 2028 में। अगला प्रश्न कांग्रेस का पहला अधिवेशन का आयोजित किया गया था कहाँ पे? तो ये किया गया था WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में। और बॉम्बे में कहाँ? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया था, और इसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। और AU ह्यूम उस समय इसका सचिव था, और 20 वर्षों तक ये सचिव रहे थे कांग्रेस के। और हर्मिट ऑफ शिमला इन्हीं को कहा था, ये ह्यूम को कहा जाता है। तो ये सब फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न है 52, पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? तो यह है उदयन। और पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या है? तो इनका नाम है कुसुमपुर, याद रखिएगा कुसुमपुर। हर्षवर्धन का कार्यकाल क्या है? तो 606 से 647 ईस्वी के मध्य। और ह्वेनसांग इसके कार्यकाल में, हर्षवर्धन के कार्यकाल में ह्वेनसांग आए थे। उदयन के बारे में हम लोग जान लिए कि पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। अशोक का कार्यकाल है आपका 268 ईस्वी से 232 ईसा पूर्व है दोस्तों, ईस्वी नहीं ईसा पूर्व है, याद रखिएगा ईसा पूर्व है। चंद्रगुप्त मौर्य का है 322 ईसा पूर्व से आपका 298 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। तो ये सब फैक्चुअल बात याद रखिएगा। 53 नंबर प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? तो ये आपका थे शिलभद्र, याद रखिएगा शिलभद्र, नागार्जुन, मिलिंद पन्हो,
मिलिंद पन्हो बुक है जो इनके द्वारा लिखा गया है। इसमें इनका सवाल है और मिलिंद का जवाब है, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है आपका 54 नंबर प्रश्न है। दोस्तों अंग्रेजी प्रश्न शुरू हो गया, मैं प्रश्न पढ़ता हूँ, आप लोग भी पढ़िएगा और उत्तर दीजिएगा। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज। इस फ्रेज के लिए सब्स्टिट्यूट शब्द कौन है? तो मैं फ्रेज पढ़ता हूँ, वन हु वॉक इन द स्लीप, यानी वह व्यक्ति जो नींद में सोता है, सॉरी नींद में चलता है, उसे क्या कहता है? तो ये कहता है सोमनोबिलिस्ट, सोमनबुलिस्ट कहता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर। इनमें मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स इन द गिवन वर्ड इफ कोइंसिडेंस, यानी कोइंसिडेंस का सिनोनिम्स कौन सा है? तो इसका हो जाएगा चांस, याद रखिएगा चांस। 56 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 56 नंबर प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन इडियम्स। जो इडियम्स यहाँ पर इसका मतलब अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना, यानी सबसे उपयुक्त उत्तर बताना है, अर्थ बताना है। हैविंग ए सॉफ्ट स्पॉट फॉर, तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी में क्या है? बीइंग फॉन्ड ऑफ। अगला प्रश्न है 57 नंबर। ऑफ द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो फाइंड द वन दैट बेस्ट फिट इनटू द ब्लैंक इन द फ्लोइंग सेंटेंस। तो इसमें से कौन सा बेस्ट इसके लिए प्रयुक्त होगा? तो रिप मैंगो हैव स्टार्टेड टू राइप है, राइप मैंगोज हैव स्टार्टेड टू। तो इस प्रश्न का तो है आपका डी फॉल ऑफ, यानी पका हुआ आम गिरना शुरू हो गया है, ये डालेंगे तो गिरना शुरू हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर डॉट था जो ख़त्म हो गया है प्रश्न सेट करते समय, ध्यान नहीं दिया गया है। 58वां प्रश्न है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डिसीव का एंटोनिम यानी उल्टा अर्थ बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए में क्या है? सपोर्ट। डिसीव का अर्थ होता है, डिसीव का उल्टा होता है सपोर्ट, याद रखिएगा। 59वां प्रश्न है कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल अल्टरनेटिव गिवन बिलो। तो बिलो में दिया हुआ है स्वाति इज द जेंटल हर सिस्टर डॉट इट। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी मस्ट हैव डन। स्वाति इज जेंटल हर सिस्टर मस्ट हैव डन इट। तो ये फिट करेंगे यहाँ पे, तो ये प्रश्न उत्तर बन जाएगा लाइन। अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए न्यू वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। इसके लिए जो दिया गया है वो सब्स्टिट्यूट कौन सा होगा? ए पर्सन हु हेल्प विलिंग विदाउट बीइंग पेड फॉर, यानी एक पर्सन जो बगैर मजदूरी का सहायता करता है, बगैर मजदूरी का काम करता है, उसे क्या कहता है? तो उसे कहता है वॉलंटियर, यानी वॉलंटियर जो फ्री में काम करे उसे वॉलंटियर कहता है। और 60 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका बी वॉलंटियर। अगला प्रश्न है इन द ब्लैंक चूज द सुटेबल ऑप्शन गिवन बिलो द सेंटेंस। तो इसके लिए सुटेबल सेंटेंस चुनना है। तो यह है वन अकाउंट ऑफ ओवरवर्क ही इज, वन अकाउंट ऑफ ओवरवर्क ही इज। और इसके लिए सब्स्टिट्यूट चुनना सही से मतलब उपयुक्त शब्द चुनना है। तो ये हो जाएगा रन डाउन। वन अकाउंट ऑफ ओवरवर्क ही इज रन डाउन, इसका उत्तर रहेगा ए। अगला प्रश्न है आपका 62 नंबर। 62 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन अलवार महिला संत है? तो अलवार महिला संत है आपका ए नडाल। अलवार में अलवार था, अलवार के बारे में है अल विष्णु के उपासक थे, विष्णु के उपासक थे। और नयनार शिव के उपासक थे। नयनार एक होता है नयनार, और ये थे शिव के उपासक थे। नयनार अलवार थे विष्णु के उपासक। और यहाँ पर इसमें कौन पूछ रहा है? अलवार, तो अलवार का आपका अंडाल। और इसमें दिया हुआ है कौन सा है? तो मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। और यह कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ। ऐसा माना जाता है कि 1498 में हुआ था, करेक्ट अभी पता नहीं है। 63 नंबर प्रश्न है वाक्य के अशुद्ध भाग को त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। और इसमें से सब में कोड सबका दिया हुआ है। इसका ए है, इसका बी है, इसका सी है, इसका डी है। और इसमें से कौन सही है जो त्रुटिपूर्ण है? तो हम लोग देखते हैं 63 नंबर प्रश्न। और इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी में त्रुटि है। तो सी में क्या है? उसकी खराब स्थिति देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए, यही गलत है, दुख और क्षोभ
हुआ होगा, हुए नहीं होगा, तो यहाँ सी गलत है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 64 नंबर, जो सब कुछ जानता है वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ कहलाता है जो सब कुछ जानता है। निम्न वाक्यों को क्रम से लिखिए। तो निम्न वाक्यों को क्रम से लिखते हैं तो पहला में आता है आपका दो में कौन है? तो एक कौवा प्यासी है, ठीक है, इसी भी हम लोग देख लेंगे। एक कौवा प्यासी है, बगीचे में उसे घड़ा दिखता है, ठीक है। एक कौवा प्यासी है, उसे बगीचे में घड़ा दिखता है, तो यहाँ 2 है, यहाँ उसके बाद से आ जाएगा 4, 2 के बाद से आ जाएगा 4, उसको घड़ा दिखता है। कौवा घर में हाँ घड़ा दिखता है, घड़े में पानी बहुत नीचा था, तो यहाँ जाएगा 3, और उसके बाद से एक आ जाएगा 1, तो यहाँ जाएगा 1 4 3 1, 1 4 3 1, और इस प्रश्न को तो आपका ये हो जाएगा 2 4 3 1, ये हो जाएगा ए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 66 नंबर, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो समानार्थी नियति है, तो नियति के समानार्थी कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका डी, भाग्य। नियति का समानार्थी भाग्य है। अगला प्रश्न है, यह दोस्तों हिंदी का प्रश्न है सब। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देवानंद का काम प्रति लगन और निष्ठा, देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा ... है, तो क्या है? तो ये है आपका अनुकरणीय। देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा अनुकरणीय है, यानी सीखने योग्य है। 68 नंबर है, असंगठित यानी बेमेल शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से बेमेल कौन सा है? तो ये आपका नख है, ये आपका पाँव, नेत्र, हस्त, ये सब आपका मूल है, और जबकि ये नख एक तरह का नाखून है जो अलग ही है सबसे। 69 नंबर प्रश्न का है, यहाँ पर इसमें भी कोड दिया हुआ है सब में, और नीचा चुनना है कि कौन सा कोड गलत है। तो यहाँ है, सह शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ाता है, इसका कोड ये है, तो वह लड़कियों की आवश्यकता को नहीं समझ सकेगा, इसका कोड भी है। और सी कोड में, और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी, इसका कोड सी था। और डी का कोड क्या है? तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी में त्रुटि है यहाँ पर। और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी, तो इसमें त्रुटि है, याद रखिएगा आप लोग। तो इसका प्रश्न होगा यहाँ सी। अगला प्रश्न है 70 नंबर, किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? तो 70 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका ए, और ये में कौन है? नामदेव। कबीर इसमें दिया हुआ। कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था, और इसका पिता नीरू था, कबीर के पिता नीरू है, और इसकी रचना है साखी, शबद और समयनी, याद रखिएगा। कबीर की रचना है समयनी, याद रखिएगा, यह कबीर का रचना है। मीराबाई की जब हम लोग देखे थे 1498 में इनका जन्म माना जाता है। शंकरदेव एक विद्वान थे, धार्मिक विद्वान थे, और नामदेव महाराष्ट्र के थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, और इन्हीं का ये अभंग नाम से प्रसिद्ध है, नामदेव का। अगला प्रश्न आपका 71 नंबर, और वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा कितना होता है? वायु अश्वसित यानी वायु को छोड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है? तो इसमें 16% होता है। एक मैं आपको बताता हूँ, N2, उसके बाद से होता है O2 जो हम लोग लेते हैं और छोड़ते भी हैं, और होता है CO2, याद रखिएगा। तो हम लोग लेते कितना है? तो N2 लेते हैं 78%, O2 लेते हैं हम लोग 21%, और लेते हैं आपका 0.03% लेते हैं। और छोड़ते कितना है हम लोग N2? तो ये 78% ही छोड़ते हैं। ऑक्सीजन कितना छोड़ते हैं? तो 16% छोड़ते हैं। और ये कितना छोड़ते हैं? तो 4.4%। यानी जो लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, और छोड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन कम हो जाता है। नाइट्रोजन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो बहुत कम होता है, छोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है। तो यही सब प्रक्रिया होता है हम लोग शरीर में। आगे हम लोग देखेंगे 72 नंबर प्रश्न। 72 नंबर प्रश्न है, मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका डी, पुरानी दुनिया के बंदर मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है। 73 नंबर, निम्नलिखित में से किस में प्रतिरक्षी गठन होता है? तो 73 नंबर प्रश्न होता है आपका, इसका उत्तर है आपका सी, यहाँ रक्त प्लाज्मा में प्रतिरक्षी गठन होता है। और प्लाज्मा रक्त में प्लाज्मा होता कितना है? तो यह 55% होता है, आप लोग जानिएगा 55% होता है।
और आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को, और यहीं पे आरबीसी का मृत्यु होता है। आप लोग याद रखिएगा, आरबीसी का नाश कहाँ होता है, प्लीहा में, बनता कहाँ है, तो अस्थि मज्जा में, आरबीसी बनता है अस्थि मज्जा में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम 74 नंबर, निम्न में से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है, तो मच्छर जनित रोग नहीं है इसमें से, तो ये आपका है सी में क्या है, नींद की बीमारी मच्छर जनित रोग नहीं है। डेंगू किससे फैलता है, तो मादा एनोफिलीज मक्खी से डेंगू फैलता है। मलेरिया भी इसी से फैलता है, मादा एनोफिलीज मच्छर से। मलेरिया के अलावे पीला बुखार भी इसी से फैलता है, मादा एनोफिलीज मच्छर से। उसके बाद से जीका भी इसी से फैलता है, जीका भी इसी से फैलता है, डेंगू से ही फैलता है। चिकनगुनिया भी इसी से फैलता है, मादा एनोफिलीज मच्छर से ही। और मलेरिया तो इससे फैलता ही है, मादा एनोफिलीज मच्छर से। तो याद रखिएगा, डेंगू, चिकनगुनिया, पीला बुखार और क्या कहते हैं उसको, जीका, ये सब आपको फैलता है किससे है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर से। मच्छर जनित इसमें से रोग कौन सा नहीं है, तो आपका नींद की बीमारी मच्छर जनित रोग नहीं है। वहीं आपका फलेरिया जो दिया हुआ है, ये किससे फैलता है, तो क्यूलेक्स मच्छर है, मच्छर से फैलता है फलेरिया। क्यूलेक्स मच्छर काटने से फलेरिया फैलता है। तो ये सब फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। 75 नंबर प्रश्न है, पसीने की ग्रंथि ... की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है, तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी। और डी में क्या है, हाथ की हथेली में पसीने की ग्रंथि सर्वाधिक होती है। और पसीने की ग्रंथि को एक्राइन ग्रंथि कहते हैं। पसीने की ग्रंथि को ये होगा एक्राइन ग्रंथि कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, पसीने की ग्रंथि को एक्राइन ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न 76 नंबर, निम्न में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है, तो कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है कौन सा है, तो आपका है सेल वॉल। याद रखिएगा। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। लाइसोसोम यहाँ है, लाइसोसोम इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, और यही मृत सेल को यही खाता है, नष्ट करता है, और हमारे घाव सब ठीक करता है। लाइसोसोम इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। वैक्यूलस यहाँ दिया हुआ है, तो वैक्यूलस का काम है आपका पोषण का स्टोर करना, जल को स्टोर करना। शरीर में पानी की कम होता है तो यही उसके लिए उत्तरदायी है, क्योंकि यही पानी शरीर में स्टोर कर रखता है वैक्यूलस। याद रखिएगा, पानी का भंडारण, पोषण तत्व का सभी भंडारण यही, अवशोषण यही करता है सेल में वैक्यूलस। याद रखिएगा, पानी का पावर हाउस कहा जाता है वैक्यूलस का। 77 नंबर प्रश्न है, जिस ऊतक की कोशिका पतली भित्ति वाली जीवित कमोबेश आइसोडोमेट्रिस होती है, और जिसमें अंतर कोशिका का स्थान होते उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है पेरेन्काइमा। याद रखिएगा, पेरेन्काइमा कहा जाता है। अगला प्रश्न है 78 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए, तो सही कथन कौन सा है, तो आपका सी है। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होता है। अगला बिल्कुल सही है, ये क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, पेड़ पौधा वाला में। अगला प्रश्न है 79 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किन अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी होती है, किन की अणु की संरचना पिंजरे जैसी होती है, तो कितना प्रश्न 79 नंबर। और इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी, केवल 2। और 2 में कौन सा है, सॉरी 3 में कौन सा है, फ्लोरीन का आकार, अणु का आकार पिंजरे जैसा होता है। फ्लोरीन एक कार्बन का अपरूप है, और ये बहुत ही हल्का और बहुत ज़्यादा मजबूत होता है फ्लोरीन। याद रखिएगा, आधुनिक साइंस विज्ञान में, आधुनिक इंजीनियरिंग में इसका बहुत बेहतरीन प्रयोग किया जा रहा है। बहुत समझे एक वरदान है ये निर्माण कार्य के लिए। 80 नंबर प्रश्न है, VT ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई क्या है, तो 80 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका बी, यह है 12। याद रखिएगा 12। अगला प्रश्न 81 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, नमक एक समांगी घोल नहीं है। अगला प्रश्न है 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या कहलाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या कहलाता है, तो निर्जलीकरण, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण, जल योजन के दूसरा हाइड्रेट बनाना, या फिर वायुमंडल के साथ संयोजन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 82 का सी। और सी में क्या है, तो जल योजन को दूसरा हाइड्रेट बनाना, ये सही है इस कथन के अनुसार। अगला प्रश्न है हम लोग देखेंगे 83 नंबर प्रश्न। और 83 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंद के रूप में किया जाता है,
तो ग्रेफाइट का भी किया जाता है, पैराफिन का भी किया जाता है और भारी पानी का भी किया जाता है, यानी इनमें से सभी का किया जाता है। याद रखिएगा आप लोग। जेम्स चैडविक महोदय ने 1932 ईस्वी में पैराफिन का प्रयोग न्यूट्रॉन को मंदन के रूप में किया था। न्यूट्रॉन का मंदन के रूप में किया था पैराफिन का प्रयोग, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 84 नंबर प्रश्न। 84 नंबर प्रश्न में आप लोग देख सकते हैं HASO2 और वहीं SN² प्लस H प्लस AS प्लस SN4 प्लस 38 प्लस H2O का दिया हुआ है। तो इसमें से पूछ रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में से ऑक्सीकरण एजेंट क्या है, इसका ऑक्सीकरण एजेंट क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए और यह है आपका HASO2, ये ऑक्सीकरण एजेंट है। अगला प्रश्न है 85 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक उप धातु है। तो ये आपका है आर्सेनिक उपधातु है। आर्सेनिक आवर्त सारणी में कुल 7 उपधातु है। इनमें से कुछ का नाम मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि बोरोन हो गया, बोरोन है। उसके बाद से सिलिका है। उसके बाद से जर्मेनियम है। उसके बाद से आर्सेनिक है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये सब है, आप लोग याद रखिएगा। और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, ये है आपका क्या, तो हो जाएगा आर्सेनिक। इस प्रश्न का उत्तर है आर्सेनिक। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 86 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो नोवेल्टी का दिया हुआ है ओल्डनेस, तो न्यूनेस का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका एंटिक, यानी एंटिक मतलब होता है बहुमूल्य पुराना, याद रखिएगा। ये है आपका न्यू, तो इसका ओल्ड हो जाएगा। नोवेल्टी का अर्थ होता है ओल्डनेस, तो इसका हो जाएगा आपका एंटिक, यानी बहुत पुराना लेकिन बहुत बहुमूल्य। विक्रम ने बिंदु R से चलना शुरू किया और सीधे 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, फिर से बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर सीधे चला, और वह R से किस दिशा में है। तो मैं इसे बनाऊंगा तो थोड़ा समय लगेगा दोस्तों, आप लोग इसे बनाइएगा अच्छा से। इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा बी, और बी में क्या है, दक्षिण पश्चिम, याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम। अगला प्रश्न है 88 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। ये आपका दी गई आकृति है और इनमें से पूछ रहा है कि कितने आकृति में कितने त्रिभुज है। तो आप लोग इसे गिन करके बनाइएगा। मैं इसका उत्तर देता हूँ। इस प्रश्न का उत्तर है आपका 19, याद रखिएगा 19 है। अगला प्रश्न है आपका 89 नंबर प्रश्न निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो ये आपका है पार्लियामेंट, ग्रेट ब्रिटेन से आया हुआ है। तो कांग्रेस कहाँ से आया हुआ, तो इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए आपका ए, आपका आया हुआ है अमेरिका से। 89 नंबर प्रश्न का उत्तर है अमेरिका, कांग्रेस से आया हुआ है अमेरिका से कांग्रेस शब्द। भारत में कांग्रेस शब्द दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था और लिया गया था अमेरिका से ही। 90 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी 1992 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 91 नंबर प्रश्न है सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है। करंट अफेयर है उस समय का। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाए आपका ए 66%, याद रखिएगा 66%। 92 नंबर प्रश्न है बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई है। ये योजना का नाम क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी महिला समान बचत प्रमाण पत्र, याद रखिएगा महिला समान बचत प्रमाण पत्र, इसका उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 93 नंबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, और सी में क्या है रेडियो GPT, याद रखिएगा रेडियो GPT। अगला प्रश्न है आपका 94 नंबर प्रश्न। 94 नंबर प्रश्न है खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो ये आपका है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार कब से दिया जाता है, तो 1961 से दिया जाता है। इसमें 15 लाख रुपया 15 लाख की राशि दी जाती है। वहीं पुरस्कार दी जाती है आपका 1983 से मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। खेल में प्रशिक्षण के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो खेल में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेल के प्रशिक्षण के लिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 95 नंबर प्रश्न। किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले प्रक्रिया शुरू की गई थी। तो 95 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका सी, और सी में है कि मशाल रिले के शुरू किया गया था 1900। सी में क्या है आपका यहाँ, तो आपका है 36
1936 बर्लिन से शुरू किया गया था मशाल रिले प्रोग्राम। याद रखिएगा, मशाल जलाने की प्रक्रिया हुई थी 1928 से। 1928 से मशाल जलाने की प्रक्रिया हुई थी। और वहीं 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका 33वां हुआ था कहाँ? पेरिस में। 34वां हो जाएगा आपका लॉस एंजलिस अमेरिका में। और ये 33वां हुआ था 2024 में। 34वां होगा 2028 में। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 96वां नंबर प्रश्न। LIC ने नए ग्राहकों, एजेंटों और मध्यस्थों के लिए किस ऐप का लॉन्च किया है? तो 96वां नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका ए, आनंदा, ये इसका उत्तर है। 97वां नंबर प्रश्न है, रावत भट्टा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका राजस्थान में रावत भट्टा परमाणु संयंत्र। और भारतीय परमाणु का जनक किसे कहता है? तो होमी जहांगीर भाभा को कहता है भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक। परमाणु ऊर्जा आयोग परमाणु लगा लीजिएगा आप लोग। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था 1948 में, 1948 ईस्वी में। परमाणु ऊर्जा विभाग, अब परमाणु के साथ साथ ऊर्जा विभाग कर देते हैं, विभाग, तो हो जाएगा 1954। याद रखिएगा, परमाणु ऊर्जा विभाग 1954, परमाणु ऊर्जा आयोग 1948, ये आप लोग याद रखिएगा। और कुछ परमाणु संयंत्र का मैं नाम बता देता हूँ कहाँ है, मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग याद रखिएगा। काकरपरा कहाँ है? तो गुजरात में है। कुडमकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में है। कल्पक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में है। तारापुर जैतापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। और भी कई हैं, आप लोग देख लीजिएगा, कुछ मैंने यहाँ आपको बता दिया। अगला प्रश्न है 98वां नंबर। रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास का नाम है? रेड फ्लैग। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, यह है संयुक्त राज्य अमेरिका का, यानी USA के साथ भारत का रेड फ्लैग अभ्यास होता है। अगला प्रश्न 99वां नंबर। 99वां प्रश्न है, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने 48-50 किलोग्राम भार वर्ग में महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो आपका हो जाएगा 99 के बी, निकत जरीन कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है, तेलंगाना हैदराबाद का है, याद रखिएगा। 100 नंबर प्रश्न है आपका, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो इस प्रश्न के उत्तर है आपका A.B. ल्यूवेनहॉक। कब किया था? तो ये किया था आपका 1670 ईस्वी में बैक्टीरिया की खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट कोच ने क्या था आपका? टीबी के खोज, हैजा इत्यादि की खोज किया था रॉबर्ट कोच ने, आप लोग याद रखिएगा। लुई पास्चर ने किया था पाश्चुराइजेशन की खोज। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने 100 बेहतरीन प्रश्न को देखा, साथ ही बहुत सारा व्याख्या देखा, बहुत सारा फैक्ट और बहुत सारा जानकारी एक ने बताया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगा है तो क्यों नहीं लगा है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हाँ, आप लोगों ने इस सेट में कितना प्रश्न के सही उत्तर दिए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं और भी सेट आगे लेके आऊँगा। चैनल पर बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।